यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा विषय है वह है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी आकाशदीप। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। यह उनकी ऐतिहासिक कहानी है और इस ऐतिहासिक कहानी को मजेदार बनाने के लिए उन्होंने कल्पना का भी सहारा लिया है। बुद्धगुप्त जो कि एक ऐतिहासिक पात्र है, वहीं इस कहानी में जो उनके समकक्ष नायिका पात्र है चंपा, वह एक काल्पनिक पात्र है जिन्होंने कहानी को बहुत ही ज्यादा मजेदार बनाया है। कहानी का आरंभ दो कैदियों के वार्तालाप से होता है जो कि एक नौका में बंदी है। दोनों स्वतंत्र होना चाहते हैं और एक दूसरे की मदद से वो स्वतंत्र भी हो जाते हैं और खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। पुरुष पात्र जो कि बुद्धगुप्त है, जब स्त्री पात्र को गले लगाते हैं तो उसके मुंह से प्रश्न निकलता है, क्या आप स्त्री हो? तो दूसरी तरफ चंपा जो कि स्त्री पात्र है, कहती है, क्या स्त्री होना पाप है? इतनी सी वार्तालाप के बीच मणिभद्र, जिसके ये नौका और जलपोत थे, समुद्री जहाज थे, उसके सिपाही फिर से बुद्धगुप्त पर आक्रमण कर देते हैं और फिर से उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्धगुप्त हिम्मत के साथ सभी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं और नौका को समुद्री जहाज से अलग करके उसे एक नई दिशा देते हैं। नौका एक नई दिशा की ओर बढ़ती हुई एक नए द्वीप में पहुंच जाती है और जिस द्वीप का नाम जो है वो बुद्धगुप्त चंपा द्वीप के नाम से रखता है। अर्थात इस बात का एहसास हो जाता है कि बुद्धगुप्त को उस चंपा से प्रेम होने लगता है। बुद्धगुप्त चंपा के बारे में जानना चाहते हैं तो चंपा उसे कहती है कि वो उसके पिता मणिभद्र के यहाँ पहरेदार का काम करते थे। कुछ वर्ष पूर्व उसकी माता का देहांत हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने पिता के साथ समुद्री जहाजों पर ही जीवन व्यतीत कर रही थी और यह समुद्री उसका घर है। कुछ समय पहले उसे के पिता की भी हत्या कर दी गई थी। उसके पश्चात जो थी मणिभद्र ने जब चंपा से विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने इस बात का विरोध किया। मणिभद्र ने क्रोधित होकर उसे भी पोत में बंदी बना दिया और दूसरी तरफ बुद्धगुप्त जो कि आक्रमणकारी के रूप में यहाँ आया था, मणिभद्र के सिपाहियों ने उसे भी बंदी बना के उसी नौका में बांध दिया था जहां से ये दोनों आरंभ में स्वतंत्र हुए थे। कहानी आगे बढ़ती है। बुद्धगुप्त चंपा से प्रेम का इजहार करते हैं लेकिन चंपा उस इस बात का विरोध करती है। एक शाम के समय जब चांदनी रात है, चंपा एक ऊंचे टीले पर बैठकर आकाश दीप जलाने का प्रयास करती है। आकाश दीप जो एक बांस के डंडे में ऊपर दीपक जलाकर समुद्र में भटके हुए राहगीरों को राह दिखाने का कार्य करता था, वहीं दूसरी तरफ ये ईश्वर के प्रति प्रार्थना का भी प्रतीक माना गया है। वो जब बुद्धगुप्त वहां आता है और उसके इस कार्यों को देखते ही उसका परिहास उड़ाता है कि क्या आप ईश्वर को रास्ता दिखाने का कार्य कर रही है? तभी चंपा कहती है कि ऐसी बात नहीं है। जब उसके पिता बाहर कई वर्ष रहते थे तो उसकी माता इसी तरह आकाश दीप जलाने का कार्य करती थी। एक तरफ तो वह ईश्वर से प्रार्थना करती थी, उनके सकुशल लौटने की प्रार्थना करती थी। दूसरी तरफ ये भटके हुए राहगीरों को राह भी दिखाती थी और जब उसके पिता सकुशल घर आते थे तो उनका यही कहना होता था कि तुम्हारी वजह से मैं फिर से सकुशल घर वापस आ गया हूँ। तो माताजी बहुत प्रसन्न होते थे और वह भी अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए और भटके हुए राहगीरों के लिए इस आकाशदीप को जलाने का परंपरा को बढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर भी बुद्धगुप्त जो है वो चंपा से प्रेम का इजहार करते हैं लेकिन चंपा को संदेश उसको संशय है कि बुद्धगुप्त ही उसके पिता का हत्यारा है और वो चाह कर भी उससे प्रेम नहीं कर सकती, इसलिए इस बात का डटकर विरोध करती है। अगली सुबह जो थी उनकी नौका जो थी एक समुद्र में एक आदिवासी इलाके की तरफ बढ़ती चली जाती है और उस जहाँ पर एक तरफ तो कहानीकार ने समुद्र के किनारे की खूबसूरती को, प्राकृतिक सुंदरता को बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी में उतारा है। दूसरी तरफ आदिवासी सभ्यता संस्कृति पर भी प्रकाश डाला है। वह आदिवासियों के उत्सव में जो थी दोनों शिरकत करते हैं। वहाँ आदिवासी लोग जो है वो चंपा को एक दुल्हन की तरह सजा देते हैं। यहाँ कहानीकार ने उसे वन देवी की उपमा भी दी है। दूसरी तरफ जो है वो बुद्धगुप्त को भी सजाया जाता है। वह द्वार पर खड़े होकर चंपा का
इंतजार कर रहे होते हैं और जब चंपा आती है तो कहती कि यहाँ किसी का विवाह है या कोई मंडप सजाया जा रहा है, तो बुद्धगुप्त का उत्तर होता है कि अगर तुम्हारी हाँ हो तो यह बात पक्की हो सकती है, यह बात सच्ची हो सकती है, अर्थात हम दोनों का विवाह इसी मंडप पर हो सकता है। लेकिन चंपा इस बात का फिर से विरोध करती है, क्योंकि उसका मन नहीं मानता है कि वह अपने पिता को के हत्यारे को अपना जीवन साथी चुने, और उसका कर्तव्य यही बनता है कि वह अपने पिता के हत्यारे से विवाह ना करके वहाँ के लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करे। तो चंपा जो थी उसकी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर देती है, और दूसरी तरफ बुद्धगुप्त एक बार फिर से उसे एक और बात कहते हैं कि शायद अब हमें भारत देश की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि बुद्धगुप्त जो है वो भारत के प्रति उसका प्रेम भी इस कहानी में दर्शाया गया है। तो चंपा इस बात का भी विरोध करती है और कहती है कि अब वह यहीं रहेगी और यहाँ के लोगों की सेवा ही करेगी। अगली सुबह जब वह देखती है कि बुद्धगुप्त एक समूह के साथ भारत की तरफ रुखसत कर रहे हैं, तो वह जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वह भी बुद्धगुप्त से उतना ही प्रेम करती थी जितना कि बुद्धगुप्त। और कुछ समय पश्चात वह फिर से अपने आप को वहीं के जीवन में ढाल देती है, वहाँ की लोगों की सेवा करती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वहाँ के लोग समाधि बनाकर उसकी देवी के रूप में पूजा करते हैं, और यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में दो ही मुख्य पात्र हैं, एक बुद्धगुप्त और दूसरी चंपा। बुद्धगुप्त जहाँ एक वीर पुरुष है, कर्तव्यनिष्ठ है, सच्चा प्रेमी है, लेकिन प्रेम में असफलता ही उसे हाथ लगती है। इसके साथ-साथ देश प्रेम भी उसके अंदर कूट-कूट कर भरा हुआ है। नए द्वीप का वह निर्माता है और इस कहानी का मुख्य पात्र भी है। चंपा इस कहानी की मुख्य पात्र है, नायिका पात्र है, और वह भी एक असफल प्रेमिका है। हालाँकि बुद्धगुप्त से वह भी उतना ही प्रेम करती थी जितना कि बुद्धगुप्त उसके साथ प्रेम करता था। वह एक कर्तव्यनिष्ठ है, वह त्याग और बलिदान की मूर्ति है, और सेवा भाव भी उसके अंदर कूट-कूट कर भरा हुआ है। जहाँ इस कहानी की देश काल और वातावरण की बात होती है, तो इस कहानी में कहानीकार ने है वो समुद्र के किनारे के जनजीवन को बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस कहानी में उतारा है। इसमें ऐतिहासिक परिवेश भी हमें देखने को मिलता है। कहानी की संवाद योजना बहुत ही सफल है। संवाद सरल है, संक्षिप्त है, पात्रों के अनुकूल है, जिज्ञासावध है, और पात्रों के चरित्र को के विकास में भी सहायक है, कहानी के विकास में भी सहायक है, उद्देश्यपूर्ण भी है। और इसी के साथ इस कहानी की जो भाषा शैली है वह भी खड़ी बोली हिंदी का सफल प्रयोग कहानीकार ने इस कहानी में किया है। तत्सम और तद्भव शब्दों की इसमें भरमार है। जहाँ इस कहानी के उद्देश्य की बात होती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर इंसान के जीवन में एक ही समय में प्रेम और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना हो, तो हमें कर्तव्य को ही चुनना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य प्रेम से बढ़कर होता है। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप अवश्य लाइक और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।